हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आज सारे बच्चों को फिजिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि फिजिक्स समझ में नहीं आती है सर, बहुत थ्योरी उसकी बहुत बड़ी होती है, कैसे याद करें, कैसे न्यूमेरिकल लगाएं। तो मैं बता रहा हूँ बहुत इजी फिजिक्स है, बस फिजिक्स की कॉन्सेप्ट समझनी है, उसको डीपली समझना है, अपने आप फिजिक्स आने लगेगी, बस सिर्फ समझने की ज़रूरत है। तो मैं सारे बच्चों को कहना चाहूँगा कॉपी पेन और रजिस्टर अपना सामने रख लीजिए और मैं आपको ये चैप्टर बताऊँगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको लिखाऊंगा भी, उनको लिखते भी चलिएगा, ठीक है। डिफिनीशन लिखाएंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, बहुत इजी चैप्टर लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लास 12 का पहला चैप्टर है, ठीक। तो सारे बच्चे रेडी हैं तो स्टार्ट हो जाइए, चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले लिखा हुआ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको बोलते हैं हम लोग वैद्युत आवेश। तो बच्चों को लगता है कि वैद्युत आवेश की सर डिफिनीशन नहीं समझ में आती, इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, कैसे याद करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो मैं आपको सारी कॉन्सेप्ट आज खत्म कर दूंगा, 2 मिनट आप ध्यान दीजिए, बस केवल समझना है सारे बच्चों को। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक चार्ज कोई बहुत बड़ी डिफिनीशन नहीं है, कोई बहुत बड़ा हवा नहीं है, एक प्रॉपर्टी है जो सभी वस्तुओं में नहीं पाई जाती, कुछ वस्तुओं में ही पाई जाती है, ठीक। तो वो कैसे पाई जाती है वो देखेंगे जरा। इधर हमने देखा होगा, हम लोग कभी कभी अपने शर्ट या कपड़े जब कभी गर्मियों में नीचे उतारते हैं तो देखा होगा चिड़चिड़ाहट के साथ कुछ चिंगारियां से उत्पन्न होती हैं। बहुत सारे बच्चों ने क्लास में देखा होगा, बहुत एग्जाम्पल देखा होगा कि स्केल ले लेते हैं, कागज के छोटे टुकड़े हाथ में रख लीजिए, स्केल को बालों से रफ करिए और स्केल को कागज के टुकड़ों के पास लेके आइए, तो स्केल से कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो आखिर पहले स्केल में नहीं चिपक रहे थे, जब बालों से रगड़ा और फिर कागज के टुकड़ों के पास ले गए तो स्केल में कागज के टुकड़े चिपक रहे थे। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इसी पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये बात हम नहीं बता रहे हैं, ये हम बहुत कई वर्ष पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने बताई थी। तो उसमें से सबसे पहले नाम आता है ईसा से 600 वर्ष पूर्व, 600 वर्ष पूर्व एक हमारे दार्शनिक थे थेल्स। कौन थे? ग्रीक देश के थे ये। कौन? थेल्स। थेल्स ने बताया कि अंबर नामक पदार्थ को, किसको? अंबर नामक पदार्थ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उन्होंने देखा कि इस अंबर नामक पदार्थ में भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ गया। ये बात किसने बताई? ईसा से 600 वर्ष पूर्व किसने? थेल्स ने बताई थी, जो दार्शनिक थे। इनकी इस बात को किसी ने ध्यान नहीं दिया। कई वर्षों के बाद इंग्लैंड के रानी एलिजाबेथ में चिकित्सक, वैज्ञानिक चिकित्सक जो डॉक्टर गिलबर्ट थे, उन्होंने थेल्स की इस परीक्षण को देखा और समझा और फिर उन्होंने बताया कि अंबर के अलावा भी बहुत सारे पदार्थ हैं, जैसे कांच है, एबोनाइड है, लाख है, गंधक है। इन पदार्थों को भी यदि उपयुक्त पदार्थों के साथ रगड़ा जाए तो उन पदार्थों में भी हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो अब प्रश्न उठा, आखिर उसमें क्या हो जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने लगते हैं? तो ये एक अज्ञात कारण बन गया, इसको कोई नहीं जान पाया। तो उसी समय रॉबर्ट ब्राउन नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने उस अज्ञात कारण का नाम बता दिया इलेक्ट्रिक। उन्होंने कहा वो अज्ञात कारण वैद्युत है, इलेक्ट्रिक है, यानी वस्तु में इलेक्ट्रिक का प्रॉपर्टी आ जाता है जिसकी वजह से वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगती है। इस तरह से समय समय पर सारे वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी राय दी और लास्ट में रिजल्ट ये निकाला गया कि वैद्युत आवेश क्या है। तो ये लास्ट में रिजल्ट निकला कि जब किसी वस्तु को किसी उपयुक्त वस्तु के साथ घर्षण किया जाता है, रफ किया जाता है, तो उस वस्तु में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तब हम कहते हैं कि वह वस्तु इलेक्ट्रोसाइड हो गई है, अर्थात चार्ज हो गई है। क्या हो गई है? चार्ज हो गई है। तो जैसे मैंने पटरी को अपने बालों से रगड़ा तो पटरी क्या हो गई? इलेक्ट्रोसाइड हो गई, मतलब चार्ज हो गई, तभी उसने कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब प्रश्न उठा कि वो क्यों चार्ज हो गई, उसमें आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसने हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित किया। तो उस पर आके डिस्कस देखते हैं जरा, ठीक है। तो अब हम देखते हैं उसको कैसे हम पढ़ेंगे।
तो अब जरा उसको देखें। हम लोगों ने पढ़ा होगा, सारे विद्यार्थी जानते हैं कि संसार में जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं सभी वस्तुएं मूल कणों से मिलकर बनी हैं, और वो मूल कण हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और सबने ये भी थ्योरी पढ़ा होगा कि संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी वस्तुओं में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं और ये समान मात्रा में पाए जाते हैं। तो जैसे सपोज करो हमारे पास एक ए बॉडी है, ए बॉडी पे मैंने यहाँ पर कुछ प्रोटॉन बना दिए, मान लो 5 प्रोटॉन बना दिए, तो इस बॉडी में 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। क्या होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। अब मैंने यहां पर एक बी बॉडी बना दी, तो बी बॉडी में मैंने 3 प्रोटॉन बनाए, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और ये भी सारे बच्चों को पता होगा कि इलेक्ट्रॉन इस धनावेश के साथ बंधा रहता है, मतलब अट्रैक्ट में रहता है, नाभिक के साथ बंधा रहता है। केमिस्ट्री में सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों वस्तुओं को आपस में रफ करते हैं। तो जब ए बॉडी को बी के साथ क्या किया, मैंने रफ किया, रगड़ा, तो बताओ वहां पे कुछ कार्य किया, तो कार्य करने से क्या एनर्जी जनरेट हुई वहां पर। तो वो एनर्जी क्या होती है, ए और बी बॉडी के इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। किसको मिलती है? ठीक, जिसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्यफलन, कार्य वर्क फंक्शन, कि जब इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन एनर्जी यानी कार्यफलन के बराबर ऊर्जा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल को छोड़ देता है। ये सारी कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है 10th लेवल में। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने दोनों को रगड़ा तो एनर्जी क्रिएट हुई, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को मिली। तो जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के साथ कमजोर बॉन्ड से बंधे होंगे वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, दूसरी बॉडी में चले जाते हैं। जैसे यदि एक इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड में बंधे होंगे तो घर्षण के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, बी बॉडी में चले जाएंगे। यदि बी के इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड में बंधे होंगे, कमजोर बंधे होंगे, तो बी के इलेक्ट्रॉन ए में आ जाएंगे। तो मान लो ए पे कितने प्रोटॉन है, 5। कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। रगड़ने से पहले, रफ करने के पहले बी में कितने हैं, 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन। अब मैंने जब दोनों को रगड़ा तो मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन वीक बॉन्ड में है, तो प्रोटॉन तो उतने ही बने रहेंगे हमारे 5। अब मान लो इससे 3 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में चले गए, तो बी बॉडी में कितने प्रोटॉन थे, 3, और 3 इलेक्ट्रॉन पहले से थे। तो बताओ ए बॉडी के कितने इलेक्ट्रॉन चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन। तो रफ किया, रफ करने के बाद जब दोनों को अलग किया तो हमने क्या देखा कि ए बॉडी के 3 इलेक्ट्रॉन बी बॉडी में चले गए। तो अब जरा देखिए ए बॉडी में रफ करने के बाद कितने प्रोटॉन है, 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉनों को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी प्रकार बी बॉडी में आ जाइए, बी बॉडी में अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3। ये 3 इससे आए तो हो गए 6। तो 3 इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉनों को क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो अब बताओ बी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 3। ए बॉडी में कितने प्रोटॉन बचे, 3। तो यानी ए बॉडी में कितना धनावेश बचा और बी बॉडी में क्या बचा, ऋणावेश। तो अब बताइए ए बॉडी क्या हो गई, धनावेशित हो गई, और बी बॉडी क्या हो गई, हमारी ऋणावेशित हो गई। तो इस तरह से रफ करने के बाद वस्तु इलेक्ट्रोसाइड हो जाती है। तो क्यों हो गई, आपने क्या देखा, क्यों वस्तु आवेशित हुई, बताइए। तो मेन कारण कौन था, इलेक्ट्रॉन, मूल कण कौन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। तो जब हम दो बॉडियों को आपस में रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है। तो बताइए कोई भी वस्तु आवेशित क्यों होती है, जब उसे रफ करते हैं तो रफ करने पर क्यों चार्ज हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। तो मेन केस हमारा क्या निकल करके आया, किसी वस्तु के आवेशित होने का प्रमुख कारण क्या है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो यहां से एक प्रश्न बनकर तैयार हुआ कि कोई भी वस्तु आवेशित क्यों होती है, तो उसका आंसर बच्चे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। तो कंफर्म हो गया। तो बताओ कोई भी वस्तु क्यों आवेशित होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण वस्तु आवेशित हो जाती है। तो कंप्लीट हो गया, बस पता चल गया ना कि कोई वस्तु आवेशित कैसे होती है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। तो अब देखिए अभी भी वैद्युत आवेश हमारा बना हुआ है, ठीक। अब वैद्युत आवेश की परिभाषा बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है, सर इसकी डिफिनीशन क्या होती है। तो मैं इसकी डिफिनीशन बहुत आसानी से बताना चाहता हूं कि वैद्युत आवेश एक प्रॉपर्टी है जो कुछ वस्तुओं में पाई जाती है। तो हम इसकी डिफिनीशन ऐसे बना के लिख सकते हैं, कॉपी पेन लिख लीजिए बच्चे, लिख लें कि वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को व्यक्त करती है उसे वैद्युत आवेश कहा जाता है। तो बताइए वैद्युत आवेश की परिभाषा,
तो क्लियर होगी कॉन्सेप्ट। तो जैसे वैद्युत आवेश आ गया, वैद्युत आवेश क्या है, तो बच्चे लिख सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वस्तु वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को व्यक्त करने लगती है, उसे बोलते हैं वैद्युत आवेश। क्या बोलते हैं? वैद्युत आवेश। अब हम वैद्युत आवेश को लिखते काहे से हैं? इसे क्यू अक्षर से लिखा जाता है। किस अक्षर से लिखा जाता है? क्यू अक्षर से लिखा जाता है, और ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो देखिए हम वैद्युत आवेश पर इलेक्ट्रिक चार्ज की थ्योरी को पढ़ रहे हैं। तो वैद्युत आवेश की डिफिनीशन भी बच्चों ने लिख लिया। क्या? वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को व्यक्त करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। वैद्युत आवेश को काहे से लिखा जाता है? क्यू से लिखा जाता है। ये कैसी राशि होती है? अदिश राशि होती है। अब हम इसके यूनिट पे बात करते हैं। इसके मात्रक क्या होते हैं? इसके मात्रक क्या होते हैं? तो देखिए अब हम वैद्युत आवेश का जो यूनिट है, तो एसआई प्रणाली पे इसका जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। और अथवा इसको हम लिख सकते हैं एम्पियर प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या हो गया एसआई प्रणाली में? कूलाम अथवा एम्पियर प्रति सेकेंड। अब आ जाते हैं सीजीएस प्रणाली में। अब देखिए जरा ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सीजीएस प्रणाली में। सीजीएस प्रणाली में इसके क्या मात्रक होते हैं? तो सीजीएस प्रणाली में इसका एक मात्रक होता है स्टेट कूलाम। स्टेट कूलाम होता है। क्या होता है? स्टेट कूलाम अथवा ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो अब बताइए सीजीएस प्रणाली में इसके कितने मात्रक हो गए? स्टेट कूलाम अथवा ESU। ESU का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। क्या होता है? अब एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU होते हैं। तो बच्चे नोट कर लेंगे, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। एसआई प्रणाली में इसका मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर प्रति सेकंड होता है। और सीजीएस प्रणाली की जब बात आती है तो यहां ध्यान देने की चीज है, इसका सीजीएस प्रणाली में मात्रक होता है स्टेट कूलाम अथवा ESU। ESU को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। लिख ले बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU होता है। अब देखिए डिफिनीशन हमारी कहती है कि वह प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कोई वस्तु वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को व्यक्त करती है, उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। तो अब हमारा, यदि मैं चुंबकीय क्षेत्र के टर्म्स में बात करता हूं, चुंबकीय क्षेत्र के टर्म्स में बात करता हूं, तो सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और ये भी सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है क्या? EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, अथवा इसको दूसरा कहते हैं एब कूलाम। एब कूलाम क्या बोलते हैं? एब कूलाम। EMU या एब कूलाम। अब हमारा एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 1/10 EMU या एब कूलाम। तो इस तरह से हम लोगों ने वैद्युत आवेश के यूनिट देखे। तो एसआई प्रणाली में मात्रक क्या होता है? नोट कर ले बच्चे, कूलाम अथवा एम्पियर प्रति सेकेंड। सीजीएस प्रणाली में इसके दो मात्रक निकाल आते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका स्टेट कूलाम अथवा ESU होता है। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU होते हैं। और यदि मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बात करते हैं तो सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट अथवा एब कूलाम। और एक कूलाम बराबर 1/10 EMU होते हैं। तो ये मात्रकों की बात थी। अब मैं आपको बता दूं, वैद्युत आवेश का जो नाम था वो फ्रैंकलिन नामक एक साइंटिस्ट ने दिया था। किसने? फ्रैंकलिन। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे, फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन।
ठीक। और अभी आपने देखा कि जब किसी बॉडी को रफ किया जाता है तो बॉडी आवेशित क्यों होती है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो जाते हैं। यह बात बताई थी फैराडे ने। किसने बताई थी? फैराडे ने बताए थे। अभी मैं इन पे डिस्कस करूंगा चल के आगे। तो मैं सबसे पहले यूनिट की बात कर रहा था, जो 1 नंबर का यूनिट है। किसी भी एयरफोर्स, नेवी, आप इंटरमीडिएट के एग्जाम में कहीं पर भी यदि यूनिट आता तो कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर मुझे यूनिट नहीं आया। तो मैं यूनिट की बात कर रहा था। तो देखो फ्रैंकलिन ने क्या बताया? चार्ज का नाम रखा था, तो इसलिए इन वैज्ञानिक का नाम काफी फेमस हुआ। और फैराडे ने यह बात बताई कि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण जब हो जाता है तो वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इन दोनों वैज्ञानिकों के नाम पर भी इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट रखे गए। तो जो फ्रैंकलिन है ये इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा मात्रक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकला यहां से। फ्रैंकलिन क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे छोटा मात्रक। और फैराडे क्या है? फैराडे इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है? सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज पर काफी फोकस कर लिया। तो देखिए एक बार मैं रिमाइंड कर दूं, जिन बच्चों ने नहीं लिखा होगा कॉपी पेन में दोबारा लिख लें। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? वैद्युत आवेश की डिफिनीशन मैंने बोला, वह प्रॉपर्टी यानी वह गुण जिसके कारण कोई वस्तु वैद्युत अथवा चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को व्यक्त करती है, वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से लिखा जाता है या एक अदिश राशि होती है। अब इसके मात्रकों की बात करते हैं। SI या MKS प्रणाली में इसका मात्रक कूलाम अथवा एम्पियर प्रति सेकंड होता है। CGS प्रणाली में यदि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूं तो स्टेट कूलाम अथवा ESU होता है। एक कूलाम में 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम या ESU होते हैं। यदि मैं मैग्नेटिक फील्ड के टर्म्स में बात करता हूं तो चुंबकीय क्षेत्र के टर्म्स में बात करते हैं तो इसका मात्रक CGS प्रणाली में EMU अथवा एब कूलाम होता है। और एक कूलाम में 1/10 EMU या एब कूलाम होते हैं। और फ्रैंकलिन इसका सबसे छोटा मात्रक होता है और फैराडे इसका सबसे बड़ा मात्रक होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यूनिट पढ़ लिया और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानकारी पढ़ी। तो अब जैसे आपसे आ जाता है कि कोई भी वस्तु आवेशित क्यों होती है, तो उसका मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। तो हमने वो यहाँ पे 3 चीजें पढ़ी। पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद 3 रिजल्ट निकल करके आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है उसकी डिफिनीशन हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज कैसी राशि है? स्केलर राशि है, ये भी कंफर्म हो गया। SI यूनिट क्या होता है, MKS यूनिट क्या होता है, ये भी क्लियर हो गया। CGS प्रणाली में इसके क्या यूनिट होते हैं, ये भी हो गया। इसके बाद इसका सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा। इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है, ये भी आपने पढ़ा। अब हम इसमें और आगे थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक। अब जब इलेक्ट्रिक चार्ज क्लियर हो गया तो अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हमारा जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये कितने प्रकार का होता है? ठीक। तो इस बात को बताया था अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा 2 प्रकार का होता है। एक हमारा पॉजिटिव चार्ज और एक होता है हमारा निगेटिव चार्ज। धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज। कैसा? पॉजिटिव चार्ज और ऋणात्मक चार्ज। ये सारे बच्चों को पता होगा। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक। इसके बाद ये भी इन्होंने बताया कि धन आवेशों में प्रतिकर्षण और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कार्य करता है। यदि मैं 2 प्लस चार्ज एक दूसरे से समीप रख दूंगा तो इन दोनों में रिपेल होगा, मतलब प्रतिकर्षण। तो प्रतिकर्षण होता है अर्थात दोनों एक दूसरे से दूर हटते हैं। और यदि मैं एक प्लस चार्ज और एक माइनस चार्ज ले लूं तो इन दोनों में क्या होता है? आपस में अट्रैक्शन होता है। यानी ये अनलाइक चार्ज है। अनलाइक चार्जों में क्या होता है? अट्रैक्शन। और सिमिलर चार्जों में क्या होता है? रिपेल फोर्स लगता है, मतलब एक दूसरे से दूर हटते हैं। तो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन से? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। मैं इनको डायरेक्टली मैंने लिखा दिया, इनका पूरा डिटेल नहीं बताया। एक्सपेरिमेंट कराते कि कांच की छड़ को लटकाया गया है, रिपेल हो रही है, अट्रैक्शन, तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए आप इनको ऐसे कॉमन याद रखेंगे। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब देखिए बहुत सारे चीजें हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछी जाती है, तो वो देखिए। तो सबसे पहले आता है कि हमारा आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है। आवेश का
क्वांटम सिद्धांत, आवेश का क्वांटम सिद्धांत। तो आपको मैं बता रहा हूं इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो सबसे सूक्ष्म मात्रा मानी गई है, उसकी सबसे सूक्ष्म मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की होती है। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी वस्तु में जो आवेश होता है वो उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। कितना होता है? तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत बहुत आसान है, इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आवेश का क्वांटम सिद्धांत ये बताता है कि जो भी वस्तु आवेशित है, कोई भी वस्तु हो, यदि वो आवेशित है तो उसमें जो आवेश होगा वो उसमें उपस्थित न्यूनतम आवेश की इकाई का पूर्ण गुणज होता है, और न्यूनतम आवेश की इकाई स्मॉल ई यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश को माना जाता है। तो आवेश का क्वांटम सिद्धांत क्या है? तो आवेश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार किसी चालक पदार्थ में उपस्थित आवेश की मात्रा पदार्थ में उपस्थित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, अर्थात Q बराबर n इंटू स्मॉल e प्लस माइनस n इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है और e इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है और Q हमारा चार्ज होता है। तो हमारा फार्मूला क्या निकला? Q बराबर प्लस माइनस n इंटू ई। प्लस का मतलब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी पे देखते हैं। अभी जैसे सपोज करो हमारे पास एक ए बॉडी है, एक ये हमारे पास बी बॉडी है। ए बॉडी पे हमारे पास 5 प्रोटॉन हैं, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। चले बी बॉडी में कितने प्रोटॉन हैं? 4। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। क्योंकि सारे बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी खूब अच्छे से पढ़ी होगी कि नाभिक में धन आवेश होता है और नाभिक में क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के आसपास कौन चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा किसी परमाणु में सारी बातें होती, तो जितने परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नाभिक में धनावेश भी होते हैं। तो जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। अब मैंने इन दोनों बॉडी को क्या किया? रफ किया। तो रफ करने पर एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? दूसरी बॉडी में क्या होंगे? ट्रांसफर होंगे। क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है कि कोई भी वस्तु आवेशित तभी होती है जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। होता है कि नहीं होता है? तो आप बताएं, मैंने दोनों को रफ किया तो या तो ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन बी में स्थानांतरित होकर के चले जाएंगे या तो फिर बी के ए में जाएंगे। वो डिपेंड करेगा इनके बॉन्ड पर कि कौन सा बॉन्ड मजबूत और कौन सा वीक है। यदि ए बॉडी के इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब ज्यादा तेजी से बंधे हुए दृढ़ता के साथ, तो फिर बी के इलेक्ट्रॉन ए में आएंगे। यदि बी के बहुत स्ट्रांग से बंधे तो ए के बी में जाएंगे। तो अब जैसे सपोज करो मैंने कहा बी के घर्षण के बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, ठीक। तो यहां पे 2 इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई? कमी। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? 2 प्रोटॉनों को खत्म कर देंगे। तो कितना? 2 धनावेश बचेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 बढ़ गई, 5 थी तो 5 2 7 हो गए। तो 7 में से 5 प्रोटॉन चले गए। तो बताइए कितने इलेक्ट्रॉन बचे इसमें? 2। तो बताओ ए बॉडी कैसी हो गई? ऋणावेशित, और बी कैसी हो गई? धनावेशित। तो बताइए बी में क्या हो गई? इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, क्योंकि बी के इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल गए? ए पे, और ए पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ए पर क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो गई। क्यों? तो बताओ ए पे कैसा चार्ज हो गया? निगेटिव। बी पे कैसा चार्ज हो गया? पॉजिटिव। तो यहां से एक क्वेश्चन निकला कि यदि कोई वस्तु धनावेशित है, यदि कोई वस्तु धन आवेशित है तो इसका मतलब है उस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यदि कोई वस्तु ऋणावेशित है तो इसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो यहां से ये बात ध्यान रखना, यदि सवाल में ये कह रहा है कि वस्तु में धनावेश है तो इसका मतलब है उसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और यदि सवाल में कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी वस्तु में ऋणावेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। तो बताओ आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी क्लियर हो गया कि किसी भी चालक पदार्थ में उपस्थित आवेश उस चालक पदार्थ में उपस्थित न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश को माना जाता है। ये प्रायोगिक थ्योरी से पता चला। तो Q बराबर प्लस माइनस Ne, और किसी भी वस्तु के आवेशित होने का प्रमुख कारण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। ठीक। तो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो क्यों आवेशित हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। यदि इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण नहीं होगा तो वस्तु आवेशित नहीं होगी। ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने आवेश का क्वांटम सिद्धांत भी पढ़ लिया, और कितने प्रकार के चार्ज होते हैं ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है। अब देखिए हम लोग आवेशों की प्रॉपर्टी को यदि पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आवेश संरक्षण, और हाँ आवेश संरक्षण का नियम, चलिए इसको बात को करते हैं। तो सबसे पहले अब हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट चीज और है। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन,
जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। इलेक्ट्रॉन का आवेश होता 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम होता है। तो हमारा जो क्वांटम सिद्धांत आया प्लस माइनस एनी, इससे 1 नंबर का न्यूमेरिकल आता है यूपी एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में एक न्यूमेरिकल आता है Q बराबर NE। तो Q क्या है? आवेश, और N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम का ऋण आवेश माना जाता है। तो जैसे इस न्यूमेरिकल से यदि आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछेगा तो N बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन E आ जाएगा। तो जो चार्ज दिया हो उसमें इलेक्ट्रॉनों के आवेश का भाग दीजिए तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल कभी कभी बहुत ज्यादा आ जाता है। जैसे आ गया 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अब सवाल आ गया, एक पदार्थ है उसमें 1 कूलाम का आवेश है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हैं? तो बताओ आवेश कितना हमारा? 1 कूलाम। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई? 1 कूलाम। अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना है तो N बराबर Q अपॉन E। Q की वैल्यू 1/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। इसको ऊपर लेके जाओ तो 10 की पावर हो गया 19, फिर नीचे 1.6, इसका पॉइंट हटाइए, ऊपर 10 आ गया, 10 अपॉन 16 इंटू 10 की पावर 19। 2 से कह दे 2 8 जा 16, 2 5 जा 8 से काटिए, पॉइंट लगाइए, 8 से 6 बार गया तो 0.825 इंटू 10 की पावर 19। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल कर आया? 0.625 इंटू 10 की पावर 19 निकल करके आ गया। ठीक, अब इसको और यदि कोटिमान में लिखना चाहते हैं तो हम पॉइंट हटाना चाहते हैं, 0.625 इंटू 10 की पावर 19। तो इसमें 10 का मल्टीपल, 10 का डिवीजन किया तो देखिए यहाँ से A1 2 3, तो यहाँ पे 3 0 हमने बढ़ा लिए। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे ऐड हो गया, हमारा हो गया 10 से एक 10 कैंसिल हो गया, तो हम इसमें एक पावर को कम कर सकते हैं। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे। कितने? 6.25 इंटू 10 की पावर 18। यदि ये हमारा प्लस चार्ज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और यदि ये माइनस होगा तो इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो इस तरह से हम लोग आसानी से इसका न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल लगाने में इसी फार्मूले को यूज करते हैं। अब इसके बाद दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है A, अब इसका द्रव्यमान भी होगा मास। यदि बॉडी में मान लीजिए हमारे पास ये प्रोटॉन है 4 और मैंने 4 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना दिए, यदि इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते तो क्या इसके द्रव्यमान में इफेक्ट पड़ेगा? तो बिल्कुल स्वाभाविक है, यदि किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो उसके द्रव्यमान में इफेक्ट पड़ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg होता है। तो याद रखेंगे कि यदि किसी वस्तु में आवेश है तो उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि बगैर द्रव्यमान के आवेश का होना असंभव है। तो यदि किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं तो उसके द्रव्यमान में कमी आ जाती है, और यदि इलेक्ट्रॉन बॉडी में आ गए तो उसके द्रव्यमान में बढ़ोतरी हो जाती है। लेकिन ये कमी या बढ़ोतरी बहुत ही मिनिमम होती है, जिसकी उपेक्षा कर दी जाती है न्यूमेरिकल लगाने में। ठीक, तो अब हम यहाँ पर द्रव्यमान और आवेश पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है। द्रव्यमान तथा आवेश, इनमें क्या अंतर होता है, इस पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। तो देखिए जरा, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं, उनको बस सिर्फ समझना है आपको। सारे बच्चों ने द्रव्यमान पढ़ा होगा, ये फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कैसी होती है? यानी मूल राशि होती है। कैसी राशि होती है? मूल राशि होती है, मतलब ये किसी पे डिपेंड नहीं करती है। तो बताओ द्रव्यमान कैसी है? मूल राशि होती है। और आवेश आपने पढ़ा है Q बराबर होता है I अपॉन T। तो बताइए I धारा है और T क्या है? समय। यदि हमें I और T की वैल्यू दी जाए तभी तो हम आवेश बता पाएंगे। तो ये हमारी डिराइव क्वांटिटी हो गई, यानी व्युत्पन्न राशि हो गई। क्या हो गई? व्युत्पन्न राशि हो गई। तो पहला अंतर समझ में आ गया सारे बच्चों को। द्रव्यमान कैसी राशि होती है? मूल राशि होती है। और आवेश कैसी राशि होती है? व्युत्पन्न राशि होती है। ये सबको पता हो गया होगा। दूसरी चीज आप जरा देखिए, हमारा जो द्रव्यमान है ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होता है।
कैसा, धनात्मक होता है। और जो हमारा आवेश है ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। कैसा होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टीज की देखिए दोनों का डिफरेंस। द्रव्यमान कैसा होता है, सिर्फ धनात्मक होता है, और आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। इसके बाद तीसरा, जैसे दो बॉडी के द्रव्यमान है m1 और m2, तो इनके बीच सिर्फ कैसा आकर्षण बल लगता है, जिसे न्यूटन ने बताया था, गुरुत्वाकर्षण बल सारे बच्चों ने पढ़ा होगा। और आवेश में यदि एक धन और एक प्लस है यानी लाइक चार्ज है, तो इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण, और अनलाइक चार्ज है मतलब एक प्लस और एक माइनस, तो क्या होगा, इसमें अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ये भी आपने एक प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी पढ़ ली। तो पहली द्रव्यमान मूल राशि होती है, आवेश एक व्युत्पन्न राशि होती है, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है, ठीक। दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है, और आवेशों में यदि लाइक चार्ज है तो प्रतिकर्षण और अनलाइक है तो आकर्षण बल कार्य करता है। दूसरा, चौथा पॉइंट है कि बिना द्रव्यमान के कोई आवेश नहीं हो सकता है। यदि द्रव्यमान नहीं है तो फिर उसमें आवेश नहीं होगा, लेकिन बगैर आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। बगैर द्रव्यमान के आवेश हो सकता है। ये कहां से पता चला, सारे बच्चों ने फोटॉन का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, फोटॉन का नाम सुना होगा। किसका नाम, फोटॉन का नाम सुना होगा। फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, लेकिन इसमें आवेश होता है, ठीक। तो बगैर द्रव्यमान के आवेश हो सकता है, लेकिन बगैर द्रव्यमान के आवेश नहीं हो सकता है। ये ध्यान दीजिएगा, इसको बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होता है, और बगैर आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। जैसे फोटॉन है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है। क्या होता है, फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, इसलिए इसमें कोई आवेश नहीं होता है हमारा, ठीक। इसके बाद देखिए जरा गौर से, ये जो द्रव्यमान है और आवेश, एक पॉइंट देखिएगा। जैसे मान लीजिए हमारा किसी बॉडी पे कोई आवेश है, अब ये बॉडी v वेलोसिटी से चल रही है, तो ये जो आवेश है वो वस्तु के वेग पे डिपेंड नहीं करता है। यदि वस्तु v वेलोसिटी से चल रही है, मान लो इसका वेग कितना है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका चार्ज है 10 कूलाम। अब मैंने बॉडी की वेलोसिटी बढ़ाकर कर दी 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसका चार्ज अभी भी 10 कूलाम ही रहेगा, मतलब आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यदि वस्तु के वेग बढ़ा दिया जाए, यदि वेग को बढ़ा दिया जाए तो आवेश में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन द्रव्यमान में ऐसा नहीं होता है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान मान लो 10 kg है और उसकी स्पीड है v = 20 मीटर पर सेकेंड, यदि मैं इसकी स्पीड को बढ़ाकर 25 मीटर पर सेकेंड कर दूंगा तो इसका मास बढ़कर 11 kg हो जाएगा, अर्थात वेलोसिटी बढ़ने पर उसका द्रव्यमान बढ़ जाता है। तो इस तरह से द्रव्यमान और आवेश में हमने अंतर भी देख लिया। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखना है। एक बार रिपीट करता हूं, द्रव्यमान मूल राशि होती है और आवेश व्युत्पन्न राशि होती है, पहला अंतर हो गया। दूसरा, द्रव्यमान सदैव धनात्मक होता है, ठीक, और आवेश धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार का होता है। दूसरा, दो द्रव्यमानों के बीच सदैव आकर्षण बल कार्य करता है और दो आवेशों में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का बल कार्य करता है। दूसरा, द्रव्यमान वेग पे डिपेंड करता है, यदि वेग बढ़ती है तो द्रव्यमान भी बढ़ जाता है। आवेश वेग पे निर्भर नहीं करता है, यदि वेग बढ़ेगा तो आवेश पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा, बगैर द्रव्यमान के कोई भी आवेश नहीं हो सकता है और बगैर आवेश के द्रव्यमान हो सकता है। तो यह आवेश और द्रव्यमान में क्या आ गया, हमारा अंतर आ गया। इसके बाद देखिए आवेश संरक्षण का नियम, एक छोटा सा क्वेश्चन आता है। तो आवेश संरक्षण का नियम है कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर कर सकते हैं बस, ठीक। तो ये आवेश संरक्षण का नियम हो गया। तो जैसे आवेश संरक्षण का नियम बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का प्रश्न आता है, तो मैं बता रहा हूं आवेश संरक्षण का नियम। तो बच्चे क्या लिखेंगे, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक वस्तु से दूसरी वस्तु में सिर्फ क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं, कभी कभी उदाहरण आ जाता है कि उदाहरण द्वारा बताइए। तो सारे बच्चों ने पढ़ा होगा, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन है। क्या है, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन जब बहुत समीप आते हैं तो आपस में क्रिया करके दो गामा किरण फोटॉनों की उत्पत्ति करते हैं, जिसे हम लोग युग्म विनाशी की क्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं? युग्म विनाशी की क्रिया। यानी जब एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में क्रिया करता है तो आपस में क्रिया करके नष्ट हो जाते हैं और इनके स्थान पर दो गामा किरण फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। तो इसको बोलते हैं युग्म विनाशी की क्रिया। एक क्या होता है, जब कोई गामा किरण फोटॉन बहुत ज्यादा ऊर्जा वाला होता है, किसी भारी नाभिक से जाके टकराता है। किससे? किसी भारी नाभिक से जाके टकराता है तो नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और नाभिक इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति करती है, जिसे युग्म उत्पादन की क्रिया कहते हैं। युग्म उत्पादन, ये क्या हो गया? युग्म विनाशी। ठीक, तो देखिए दोनों एग्जाम्पल को देखिएगा जरा गौर से। ये उस हमारे आवेश संरक्षण के नियम के एग्जाम्पल हैं। युग्म उत्पादन, जब भारी यानी उच्च ऊर्जा वाला गामा किरण फोटॉन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और इसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसे युग्म उत्पादन कहते हैं। युग्म विनाशी, जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अत्यंत समीप आते हैं तो एक दूसरे का विनाश कर देते हैं और वहां पर दो गामा किरण फोटॉनों की उत्पत्ति होती है। तो देखो यहां पे अब उस आवेश संरक्षण का एग्जाम्पल कैसे हुआ? यहां पे गामा किरण का टकराने के पहले जो इसका आवेश था वो जीरो था और टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का आवेश देखा गया वो भी जीरो पाया गया। तो पहले भी इसका आवेश कितना था? जीरो। और जब भारी नाभिक से टकराया, टकराने के बाद क्या एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन बने, तो इसमें ऋणात्मक आवेश और इसमें धनात्मक आवेश, तो इन दोनों का टोटल आवेश कितना हो गया? जीरो। तो बताओ टकराने के पहले भी गामा किरण फोटॉन का कुल आवेश कितना था? जीरो। टकराने के बाद भी कितना कुल आवेश मिला? जीरो। तो आवेश संरक्षण का नियम हो गया कि नहीं? आवेश चेंज हुआ? कहीं नहीं चेंज हुआ। ठीक, तो युग्म उत्पादन की क्रिया आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। इसी प्रकार युग्म विनाशी की क्रिया में भी टकराने के पूर्व इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का टोटल आवेश कितना होगा? जीरो। और बाद को जब दो गामा किरण फोटॉन निकलते हैं तो इनका भी टोटल आवेश कितना होता है? जीरो होता है, क्योंकि आपने गामा किरण फोटॉन पढ़ा होगा आवेश रहित कण होता है। ठीक, तो ये हमारे थे आवेश संरक्षण के एग्जाम्पल। तो आवेश संरक्षण क्या होता है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका स्थानांतरण हो जाता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु में। ठीक, इसके एग्जाम्पल क्या है? युग्म विनाशी क्या है? जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन आपस में क्रिया करते हैं तो दो गामा किरण फोटॉन निकलते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन की क्रिया करने के पहले का टोटल चार्ज जीरो और दोनों गामा किरण फोटॉनों का भी टोटल चार्ज जीरो। युग्म उत्पादन में जब कोई ऊर्जित गामा किरण फोटॉन किसी भारी नाभिक से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति करता है। तो टकराने के पहले गामा किरण फोटॉन की टोटल ऊर्जा होती आवेश जीरो होता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो उत्पन्न होते हैं बाद को इनका भी टोटल आवेश जीरो होता है। तो ये हमारे क्या हो गए? एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इसके बाद छोटा सा एक और कॉन्सेप्ट बचती है, वो भी कंप्लीट हो जाए। आवेशन का प्रकार, काइंड्स ऑफ चार्जिंग। काइंड्स ऑफ चार्जिंग, तो किसी भी वस्तु को कितने प्रकार से आवेशित किया जा सकता है? तो हम किसी भी वस्तु को तीन प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। कितने प्रकार से? बाय कंडक्शन यानी चालन द्वारा, बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा, बाय इंडक्शन। प्रेरण द्वारा। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने के चार्ज करने के कितने तरीके हैं? तीन। बाय कंडक्शन, बाय फ्रिक्शन और बाय इंडक्शन, यानी चालन द्वारा, घर्षण द्वारा और प्रेरण द्वारा। तो बहुत आसान है। कंडक्शन द्वारा इसमें क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये बॉडी है, ये अनावेशित चालक है। कैसा है? अनावेशित चालक है। और ये हमारे पास यहाँ पे एक चार्ज आवेशित चालक है। क्या है? आवेशित चालक है। तो बताओ, हम बाई कंडक्शन चालन द्वारा पढ़ रहे हैं तो हमारे पास ये जो मटेरियल है ये कैसा? अनावेशित है, मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, टोटल चार्ज जीरो है। ये हमारे पास एक आवेशित चालक है जिसमें धनात्मक आवेश है। तो जैसे भी इस आवेशित चालक को इससे क्या करेंगे? स्पर्श कराएंगे। क्या करेंगे? तो इसका चार्ज क्या होगा? इसमें चला जाएगा।
क्या होगा, इस बॉडी में चला जाएगा और जब इसको बाहर निकालेंगे तो दोनों में सेम चार्जेस की वैल्यू होगी। जैसे सपोज करो इसमें कितने प्रोटॉन थे, 1 2 3 4 5 6, तो 3 इसमें चले गए तो 3 इस बॉडी के पास हो गए, तो ये भी आवेशित और ये भी आवेशित। तो बहुत आसान है। बाई कंडक्शन द्वारा कैसे होता है कोई भी बॉडी चार्ज, जब किसी चालक वस्तु को किसी अनावेशित चालक के साथ क्या स्पर्श करा दिया जाता है तो आवेशित वस्तु के आवेशों का स्थानांतरण कहाँ हो जाता है, अनावेशित वस्तु में हो जाता है, और क्या, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही होता है। तो यदि इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन क्या थे, अधिक थे तो इसमें चले जाएंगे, कम है तो इससे इसमें आ जाएंगे, काम खत्म। ये ध्यान रखना है। फिर से देखिए इधर, जैसे मान लीजिए हमारे पास आवेशित चालक है, ये हमारे पास आवेशित चालक है। अब हमें ये देखना आवेशित चालक में क्या है, इलेक्ट्रॉन कम है कि ज़्यादा। यदि आवेशित चालक में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और इससे टच कराएंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें चले जाएंगे, ठीक। और यदि इसमें इलेक्ट्रॉन कम है तो अनावेशित वस्तु के इलेक्ट्रॉन इस बॉडी में आ जाएंगे। ये ध्यान रखना होगा। बाई कंडक्शन द्वारा हो गया चालन, कंफर्म हो गया। तो बाई कंडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब किसी आवेशित चालक को किसी अनावेशित चालक से स्पर्श कराते हैं तो आवेशित चालक से इलेक्ट्रॉन या तो अनावेशित चालक में चले जाते हैं या तो अनावेशित चालक के इलेक्ट्रॉन आवेशित चालक में आ जाते हैं, जिससे वस्तु आवेशित हो जाती है, ठीक। अब इसके बाद घर्षण द्वारा आ जाओ, बाई फ्रिक्शन। ये स्टार्टिंग पे ही मैंने बता दिया क्या, कि जैसे दो बॉडी हैं ए और बी, इसमें कितने प्रोटॉन है, 3, इसमें कितने प्रोटॉन है, 2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 3, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, रफ किया। तो जब रफ करते हैं तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट होती है, यानी कार्यफलन ऊर्जा फंक्शन होता है। तो वो ऊर्जा इन इलेक्ट्रॉनों को मिलती है, जिससे एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब किसी दो बॉडी को आपस में रगड़ा जाता है तो एक बॉडी के इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी में अपने आप चले जाते हैं ऊर्जा के कारण। तो ये बाई फ्रिक्शन हो गया। अब जरा प्रेरण द्वारा देख लीजिए, प्रेरण द्वारा कैसे आवेशित होती है वस्तु। तो प्रेरण में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये चालक है, ठीक है। अब इस चालक में ये हमने कितने 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव चार्ज बना दिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन भी इसमें होंगे, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक। ये एक अचालक स्टैंड पे बॉडी रखी हुई है। अब हम इसके पास में क्या करते हैं, एक चालक आवेशित वस्तु लेके आते हैं, टच नहीं कराते, पास में लेके आते हैं। मान लो ये धनात्मक है, ये कैसी है, धनात्मक है। दूसरा एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, चित्र के द्वारा इसको आसानी से समझा जा सकता है। कैसे, ये देखिए हमारे पास मान लो बी चालक है, इसमें कितने प्रोटॉन हैं, हमारे 5 पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए, ठीक। यहाँ पे एक दूसरी बॉडी है, ये ऋणावेशित है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ए चालक के पास हम धनावेशित चालक लेके जा रहे हैं आवेशित, और बी के पास ऋणावेशित वस्तु लेके जा रहे हैं। तो जैसे इसके पास धनावेशित चालक लेके जाएंगे, समीप लेके जाएंगे, तो क्या होगा कि ए चालक में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो 5 इलेक्ट्रॉन थे तो 5 इलेक्ट्रॉन देखिए 1 2 3 4 5 इसकी ओर अट्रैक्ट हो गए, और बचा धन। तो धन को ये चार्ज क्या करता है, रिपेल कर देता है। तो धन चार्ज हमारे चालक के दूसरे सिरे पे चले जाते हैं। तो जैसे हम इस एक के चालक के पास धनावेशित चालक लेके आए, तो चालक के सामने वाला सिरा क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया, और विपरीत पीछे वाला दूसरा जो पार्ट है वो धनावेशित हो गया। यहां देखिए ये क्या है, ऋण चार्ज है, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव चार्ज को। तो यहां पर क्या होगा, जितने भी पॉजिटिव चार्ज होंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन है ये, तो ये प्लस को क्या करेगा, लाइक करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो सारे पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएंगे और इलेक्ट्रॉन हमारे यहां पे चले जाएंगे। तो 3 2 5। अब हम क्या करते हैं, इस ए चालक को अर्थ से जोड़ देंगे, इसको भी क्या करेंगे, अर्थ से जोड़ देंगे। तो जैसे इसको अर्थ से जोड़ेंगे तो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन कहां पर चला जाएगा, अर्थ पे चला जाएगा। तो बताओ बॉडी में क्या बचा, सिर्फ प्लस चार्ज। यहां पर मैंने बॉडी को जैसे ही पृथ्वी से जोड़ा तो इलेक्ट्रॉन निकल कर क्या करेंगे, इन धनावेश को समाप्त कर देंगे, यानी ये सब खत्म हो जाएंगे यहाँ से, यानी सारा धन चार्ज कहाँ, अर्थ पे चला जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो ए बॉडी कैसी हो गई, निगेटिव चार्ज, बी बॉडी कैसी हो गई हमारी, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हो गया बाई इंडक्शन यानी प्रेरण द्वारा आवेशन।
ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने आज इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिस्कस किया। तो हम लोगों ने एक बार मैं दोबारा पूरा रिमाइंड करा देता हूँ, आप लोगों ने क्या पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वस्तुओं का वह गुण जिसके कारण वस्तुएं वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के प्रभावों को व्यक्त करती हैं वैद्युत आवेश कहलाता है। इसे क्यू से लिखते हैं। इसका मात्रक आपने पढ़ा एसआई प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में तो पूरी थ्योरी पढ़ी। और हाँ, इसका विमीय सूत्र छूट रहा था, विमीय सूत्र तो बहुत आसान है। Q बराबर क्या होता है I अपॉन टी। I क्या है एम्पियर, सारे बच्चों को पता है। A समय का होता है T, T को ऊपर लेके जाओ, A T की पावर -1। तो ये इसका डायमेंशन फार्मूला भी निकल कर आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक चार्ज पर काफ़ी डिस्कस किया और सारे बच्चों ने सारे नोट्स बना भी लिए होंगे। ठीक है, और अगले वीडियो में हम आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के आगे कूलॉम्स लॉ पे डिस्कस करेंगे। कूलॉम्स लॉ के बारे में पूरा डिटेल चलेगा। ठीक है, तो बच्चों को वीडियो कैसा लगा होगा लाइक करके जरूर बताएं हमें। नमस्कार।